गृह मंत्री अमित शाह ने मतुआ समुदाय के गढ़ माने जाने वाले उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में रैली की। सालों पहले बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग बंगाल में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं और उन्हें भारत की नागरिकता मिलने का बेसब्री से इंतजार है। यही वजह रही कि अमित शाह की ठाकुर नगर की रैली को अहम माना जा रहा है, जिसमें अमित शाह की बात सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अमित शाह जो कहेंगे उनको सुनने के लिए यहाँ पर लोग जो हैं वो काफी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मतुआ समुदाय के लोगों के बीच आज अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो जैसे ही ठाकुरबाड़ी मैदान पहुंचे, वहां जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। जिसके बाद अमित शाह ने मतुआ समुदाय के लोगों से वादा किया कि वो उनका भारत की नागरिकता पाने का सपना सच करेंगे। वादा कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त। यही नहीं, उन्होंने भरोसा दिया कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। मैं मुसलमान भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। केंद्र सरकार जब नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई थी तो मतुआ समुदाय के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई थी, क्योंकि इस कानून के लागू होने से हिंदू शरणार्थियों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल जाएगी। माना जा रहा है कि मतुआ समुदाय के लोग इस बार कई सीटों पर हार जीत तय करने वाले हैं, क्योंकि बंगाल की 294 सीटों में 40 विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। राज्य के जिन जिलों में मतुआ समुदाय के लोग चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकते हैं, उनमें नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं। इन जिलों में बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर के पास न अपनी जमीन है और न ही भारत की नागरिकता, और नागरिकता संशोधन कानून उनकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन इस कानून से टीएमसी की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि वो इसका विरोध कर रही है। ऐसे में उसे डर है कि मतुआ समुदाय के लोग बीजेपी के पाले में न चले जाएं। तो वहीं बीजेपी की रणनीति ममता पर चौतरफा हमला करने की, परिवर्तन यात्रा को भी उसी रणनीति का हिस्सा कहा जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए जेपी नड्डा के बाद अमित शाह ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोला और उन्होंने कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत की। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत लगातार हो रही है पश्चिम बंगाल में, और कूच बिहार की जो परिवर्तन यात्रा है वो गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर शुरुआत की है। जिसके बाद उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और ममता सरकार को घेरने के लिए जय श्री राम के नारे का मुद्दा उठा दिया। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया, जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने वहां मौजूद जनता में उत्साह भरने के लिए जय श्री राम के नारे लगवाए भी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने के बाद ममता बनर्जी भड़क गई थी, जिसके बाद से बीजेपी उन पर लगातार हमले कर रही है। और अमित शाह ने भी उसी ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी को जमकर घेरा। कूच बिहार की रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भी जिक्र किया और ममता पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए। जिसके बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह पर पलटवार किया और उनकी भाषा शैली पर सवाल उठा दिया। तुरंत क्षमतार अपचेष्टा करे যেন শারীরিকভাবে ধমকানি দিতে এসেছেন। अमित शाह 30 और 31 जनवरी को बंगाल जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली हिंसा और इजरायल दूतावास के पास हुए धमाके की वजह से उनका वो दौरा स्थगित हो गया था। यूपी के बुलंदशहर से दहशत से भर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी खतरनाक थी कि उसने चंद मिनटों में ही पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया और देखते ही देखते बेकाबू लपटे सब कुछ तबाह करने को आमादा दिखी। सुलगती फैक्ट्री से आग और धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। फैक्ट्री का हर हिस्सा आग और धुएं में घिरा नजर आया। भीषण आग को देखकर इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। बहुत तगड़ी आग है भाई साहब, बहुत तगड़ी आग है। हो तो इतनी पब्लिक होती है
ऐसे में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। हालांकि ये आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव और तपोवन में जिस धौली गंगा के किनारे राहत और बचाव का काम चल रहा है, वहां अचानक नदी का पानी बढ़ने से अफरा तफरी मच गई। 7 फरवरी को आए सैलाब के बाद इस खबर ने कुछ देर के लिए वहां राहत और बचाव के काम में जुटे लोगों को डरा दिया और पानी के बढ़ने की खबर मिलते ही सभी लोग काम छोड़कर तेजी से सुरक्षित ठिकानों की तरफ चले गए। रैणी गांव में सैलाब से जो पुल टूट गया था उसे बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। जो मजदूर उस पुल को बनाने के काम में जुटे वो भी अपनी जान बचाकर ऊंचाई वाली जगहों पर भागते नजर आए। तमाम जितनी मशीनें थी उन सबको वहां से हटाया जा रहा है। जितने भी ट्रक्स अंदर गए हुए थे उन सबको निकाला जा रहा है। सारे लोग ऊपर आ गए हैं। पहले से मुस्तैद प्रशासन ने भी लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी। पानी बढ़ने की संभावना है, ऊपर से धुआं आया है, पानी बढ़ सकता है। रैणी गांव की तरफ तपोवन में भी कुछ देर के लिए ऐसा ही माहौल बना रहा। जिस सुरंग में पिछले 5 दिन से राहत और बचाव का काम चल रहा है, वहां से भी सभी बचाव कर्मियों को बाहर बुलाया गया। तपोवन में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें अधिकारी थे, लेकिन अचानक यहां पर यह बताया जा रहा है कि पीछे से पानी बढ़ रहा है। बहुत देर तक प्रशासन के अधिकारियों ने नदी के जलस्तर पर नजर बनाए रखी और जब उन्हें लगा कि इस बार किसी तरह का खतरा नहीं है तो काम को फिर से शुरू किया गया। अभी यहाँ पर काम फिर शुरू हो गया है, लेकिन जितनी भी टीमें हैं, कुछ ही टीमें वहाँ जा रही हैं जो वहाँ पर काम कर रही हैं। चमोली जिले में 7 फरवरी को हुए हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। उस हादसे के बाद वहां उम्मीद की आखिरी किरण उस सुरंग पर टिकी है जिसके अंदर लोग फंसे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जहन में खौफ पैदा करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां कोर्ट परिसर में एक वकील पर एक शख्स ने गंडासे से हमला कर दिया। हमले की यह तस्वीर पार्क में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि कोर्ट परिसर के पार्क में वकील महेंद्र सिंह तंवर अपने साथियों के साथ बैठे थे। तभी पीछे से एक आदमी ने गंडासा लेकर उन पर हमला कर दिया, लेकिन महेंद्र सिंह तंवर ने फुर्ती दिखाई और एक कुर्सी की आड़ लेकर वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि इस बीच वो जख्मी भी हो गए। साथी पर हमला होता देख वकीलों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग जिस कुर्सी पर बैठे थे वही उठाकर हमलावर की तरफ बढ़े, लेकिन तब तक हमलावर भी वकील के पीछे गड़ासे के साथ दौड़ा। महेंद्र सिंह तंवर के बेटे का आरोप है कि प्लानिंग के तहत उनके पिता पर हमला किया गया। उन्होंने हमले के पीछे पुराने विवाद को बताया। कॉल डिटेल से कहाँ ये मुलजिम गया था, आया था, किसके कांटेक्ट में था, कहाँ प्लानिंग बनी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में इस तरह की घटना से वकील दहशत में हैं। बार एसोसिएशन प्रधान गुरतेज सेखो ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। जैसी ये घटना हुई है तो कोई भी आ सकता है हथियार लेके। इतना बड़ा हथियार 3-4 फुट की वो गंडासी थी, वो लेके अगला ऊपर घूम रहा है और यहाँ पे आया है, तो हमारी सुरक्षा कहाँ रहेगी फिर यहाँ पे। कोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन उनके बचने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। एनटीपीसी के इस प्लांट में 27 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिनको बचाने के लिए सेना, पुलिस, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी। लेकिन सुरंग के अंदर उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश में राहत दल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी तो मलबा हटाने की है, जिसके लिए मशीनों की मदद ली जा रही है, लेकिन रास्ते में जगह जगह चट्टानें उनकी राह में रोड़ा बन रही। हम मलबा निकाल रहे थे 3 दिन से, उसमें खत्म नहीं हो रहा, मलबा आए जा रहा है। इतना ही नहीं, कई बार तो ड्रिल करने वाली मशीन टूट जाने से भी राहत और बचाव के काम में देरी हो रही है, जिससे उन लोगों के जिंदा होने की उम्मीद हर बीतते पल के साथ खत्म होती जा रही है। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी उस टनल में पहुंची जहां ये मुहिम जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया इस वक्त पहुंचा है उस टनल के अंदर जहां पर पिछले 5 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालात का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड की राज्यपाल भी वहां पहुंची। उनके साथ उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर समेत कई विधायक और नेता भी मौजूद रहे। हर कोई चाहता है कि जो अंदर है वो जल्दी से जल्दी बाहर आए, ईश्वर उनकी अंदर मदद कर रहा हो। हालांकि पूरी कोशिश के बाद भी अभी तक सुरंग में सिर्फ 120 मीटर का ही रास्ता साफ हो पाया है। उत्तराखंड त्रासदी में तबाह हुए पुलों को बनाने के लिए सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ ने मोर्चा संभाल लिया। 7 फरवरी को आए सैलाब में गांवों को शहरों से जोड़ने वाले कई पुल बह गए थे, जिससे उनके बीच का संपर्क पूरी तरह टूट गया। उन गांवों को एक बार फिर जोड़ने के लिए बीआरओ के कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। तपोवन के रैणी गांव से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि वहां पुल बनाने का काम जोर शोर से जारी है। मशीनों की मदद से वहां जमा हुए मलबे को हटाया जा रहा है। हालांकि फिसलन की वजह से कर्मचारियों को काफी परेशानी भी हो रही।
लगातार टीमें काम कर रही हैं कि जिससे कि जो गांव ऐसे हैं जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं उनको एक बार फिर से जोड़ा जा सके। खबर है कि 3 से 4 दिनों में ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जान जोखिम में डालकर उन गांवों तक पहुंची जहां पहुंचना इन दिनों बेहद मुश्किल है। पुल टूट जाने से लोगों को पहाड़ों पर जैसे तैसे चलकर जाना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से उन गांवों में हेलीकॉप्टर के जरिए खाने पीने का सामान और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। चारा घोटाले से जुड़े मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की रिहाई के लिए उनके बड़े बेटे तेज प्रताप ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई, जिसके लिए उन्होंने 50,000 पोस्ट कार्ड भेजे और इसके लिए वो बिहार की अलग अलग जगहों से आए पोस्ट कार्ड के साथ पटना के मेन पोस्ट ऑफिस पहुंचे, जहां आरजेडी के कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। तेज प्रताप पोस्ट मास्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए, फिर उन्होंने सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ किए। इसी बीच एक कार्यकर्ता ने पोस्ट कार्ड से भरा डिब्बा उनके सामने लाकर रख दिया। तेज प्रताप ने डिब्बे से कुछ पोस्ट कार्ड निकाले और स्टैंप लगाने के लिए बढ़ाया। फिर पोस्ट ऑफिस के बाकी लोग पोस्ट कार्ड पर मोहर लगाने में जुट गए। लालू यादव की रिहाई की मुहिम में लगे तेज प्रताप ने इसे आजादी पत्र का नाम दिया है, जिसे पटना की पोस्ट ऑफिस से राजभवन कुरियर किया गया। अभी तक 1 लाख हमने पोस्ट कार्ड भेजने का काम किया है और आज जो पोस्ट कार्ड है वो 50,000 के लमसम हम लोगों ने अभी यहाँ पर लाने का काम किया। इससे पहले भी वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास 1 लाख आजादी पत्र की पहली खेप भेज चुके हैं। इन चिट्ठियों में लालू की सेहत और उम्र का हवाला देकर उनकी रिहाई की मांग की गई है। वैसे दुमका कोषागार केस में झारखंड हाईकोर्ट में आज लालू यादव की बेल पर सुनवाई भी है। संसद में बजट पर चल रही चर्चा में बोलने के लिए राहुल गांधी खड़े तो हुए, लेकिन बजट पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। करीब 20 मिनट तक राहुल केवल कृषि सुधार कानूनों पर बोलते रहे, जिस पर लोकसभा में खूब हंगामा हुआ, लेकिन राहुल गांधी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सर मैं आ रहा हूँ बजट पे, मैं सर 5 मिनट में बजट पे आ रहा हूँ। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूँ अभी, फाउंडेशन। संसद में बजट पर चल रही चर्चा राहुल गांधी के खड़े होते ही बंद हो गई और हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर बार बार राहुल को टोकते रहे। आप बजट पर चर्चा कर लें, बजट पे कर रहा हूँ सर, बजट पे आ रहा हूँ। लेकिन राहुल पर कोई असर नहीं हुआ। संसदीय कार्य मंत्री को रूल बुक से नियम पढ़कर सुनाना पड़ा और समझाना पड़ा कि बजट पर हो रही चर्चा में कुछ और बोलना नियमों के खिलाफ है। मंत्री बार बार उन्हें टोकते रहे। बजट पे चर्चा है सर, बजट पे चर्चा है। राष्ट्रपति अभी भाषण पे आपने चर्चा समाप्त कर दी। लेकिन राहुल पर फर्क नहीं पड़ा। पूरा भाषण वो ऐसे सुनाते रहे जैसे किसी जनसभा में भाषण दे रहे हो। आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूँ। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट। माननीय सदस्य आप आसन को हमारे 2 मित्रों में से। यहाँ तक कि गुस्से से लाल राहुल अपनी दादी के दिए नारे का ही मजाक उड़ाने लगे। हम 2 हमारे 2। वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी 4, हम 2 हमारे 2। ये नारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनसंख्या विस्फोट पर काबू करने के लिए दिया था। खुद राहुल के चाचा संजय गांधी ने उस वक्त इस अभियान को कामयाब बनाने में खूब दम लगाया था, लेकिन राहुल इसी नारे का मजाक बार बार उड़ाते रहे। ये किसकी सरकार है? हम 2 हमारे 2। संसद भवन में राहुल टोका टाकी के बावजूद नहीं रुके। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। करीब 20 मिनट किसान बिल पर बोलने के बाद राहुल ने बजट पर बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। नेपाल में कार्यवाहक पीएम केपी शर्मा ओली और उनकी ओर से लिए गए फैसले के विरोध में बवाल थमता नहीं दिख रहा। वहां की संसद भंग करने और दोबारा चुनाव करवाने के फैसले के खिलाफ ओली के विरोधी फिर राजधानी काठमांडू की सड़कों पर उतरे और उन्होंने वहां जमकर नारेबाजी की। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर हाथों में पोस्टर लेकर अपना विरोध जताते दिखे। सभी ने पीएम ओली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीएम ओली के फैसलों से खपा चढ़ रहे लोगों का गुस्सा राजकुमारी झाकरी नाम की एक नेता की गिरफ्तारी ने और बढ़ा दिया। राजकुमारी झाकरी ने नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के खिलाफ बयान दिया था। हंगामे की आशंका को देखते हुए पूरी राजधानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। एक जगह पर तो कुछ लोग पुलिस के रोके जाने पर भड़क गए और वो उससे धक्का मुक्की करने लगे। लोगों के गुस्से को शांत करवाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। पीएम ओली के विरोध में ये प्रदर्शन उनकी ही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक गुट से जुड़े छात्र संगठन ने किया। इस गुट की अगुवाई पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड करते हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से फैसले वापस लेने की मांग दोहराई।
107 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार हवा ने रूस के मागादान शहर को झकझोर कर रख दिया। इमारतों को नुकसान पहुंचा, बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि वहां किसी को चोट पहुंचने की खबर नहीं है, जो कि किसी अचंभे से कम नहीं, क्योंकि तेज हवा की वजह से कई मकानों की टिन की छतें उखड़कर जमीन पर गिर गई। जगह जगह उनका मलबा पड़ा नजर आया। सामने आई एक तस्वीर में लकड़ी की एक छत तो नीचे खड़ी गाड़ी पर ही जा गिरी और उसका कचूमर निकाल दिया। कई इमारतों की खिड़कियां भी टूट गई। हवा के जोरदार झोंकों ने लोगों का चलना ही मुश्किल कर दिया। वो हवा के दबाव में कदम बढ़ाने के लिए भी मशक्कत करते नजर आए। दिल्ली के मंगोलपुरी में जन्मदिन पार्टी के समय एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप पूसी के पड़ोस में रहने वाले एक परिवार पर लगा है। दावा है कि मारा गया आदमी भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ था और उसका काफी समय से पड़ोस में रहने वाले नसरुद्दीन नाम के युवक से धार्मिक टिप्पणी को लेकर विवाद होता रहता था। मृतक के भाई का आरोप है कि उसके भाई ने एक धार्मिक यात्रा निकाली थी जिस समय उसकी पड़ोसी से कहासुनी हुई थी। हालांकि पुलिस अभी हत्या की वजह कोई धार्मिक झगड़ा नहीं बल्कि एक पार्टी में हुआ आपसी विवाद बता रही है और जांच में जुटी है। पुलिस ने हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि हत्याकांड के बाद अब तक किसी भी मुस्लिम नेता ने इसकी निंदा नहीं की है। कल रात को मंगोलपुरी थाने के इलाके में एक बर्थडे पार्टी के दौरान कुछ लड़कों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और उस लड़ाई झगड़े के दौरान कुछ लड़कों ने एक जो रिंकू नाम का लड़का है उसको चाकू मार दिया था। तो इसमें 4 लड़कों के नाम शामिल आए थे। चारों को हमने अरेस्ट कर लिया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। ये रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। और इन्होंने इमरजेंसी में भी मारा, मेरे भाई को चाकू खींचा, चांटे भी मारे। ताजू नाम है उनका, उन्होंने मारा। लाली और नाटू है और चिंगू है और इस्लाम है, ये सारी इनकी पूरी फैमिली थी, 5 की। इन्होंने सबने मिल के मारा मेरे भाई को। मंगोलपुरी के रिंकू शर्मा की कुछ जिहादियों के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इस हत्याकांड में कई परिवार शामिल थे, उनकी महिलाएं बच्चे भी शामिल थे। उसके हाथ पकड़कर जिस तरह से चाकुओं से गोंदा गया वो कोई बर्बर व्यक्ति ही कर सकता है, किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं कर सकता। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह था किसी मुस्लिम नेता ने इस हत्याकांड की अभी तक निंदा नहीं की। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज के संगम में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। प्रशासन ने वहां भीड़ जुटने से किसी भी तरह के हादसे को रोकने के लिए खास इंतजाम भी किए। मान्यता है कि इस दिन अपने पितरों को याद करके स्नान और दान दिया जाता है, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। ये नज़ारा उस वक्त और खूबसूरत हो गया जब उन लोगों पर राज्य सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर के जरिए फूलों की बारिश की गई। दिन में कई बार हेलीकॉप्टर नदी में श्रद्धा की डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं पर फूल बरसाते हुए आगे बढ़ता चला गया, जिसे वहां पहुंचे लोगों ने भी खूब सराहा। मोदी और योगी जी का बहुत अच्छा योगदान रहा जो हमें यहाँ पर देखने को मिला। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। प्रशासन की तरफ से इस बात का खास ख्याल रखा गया कि श्रद्धालुओं के नदी में डुबकी लगाने के दौरान कोई कोताही न बरती जाए। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई गहरे पानी में न जाकर के जहाँ पे बैरिकेड है वहीं तक स्नान करे। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने घने कोहरे और ठंड को मात देते हुए संगम पर पूजा भी की, जिनमें एक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल रहीं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश दौरे के दूसरे दिन प्रयागराज पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाई और नदी में स्नान करने के बाद हाथ जोड़कर मौनी अमावस्या के मौके पर प्रार्थना की। इस दौरान नदी के किनारे खड़े प्रियंका के समर्थकों ने नारे लगाए। वहां पूजा पाठ के बाद प्रियंका गांधी ने नाव में सैर की। कुछ देर बाद वो खुद ही नाव चलाने लगी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में वो दोनों हाथों से चप्पू चलाती दिखी। वहां से निकलने के बाद उन्होंने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से भी मुलाकात की। राहुल गांधी किसान आंदोलन के समर्थन में आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस किसानों के सहारे अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश में है। लगातार किसानों में भ्रम फैलाने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में राहुल आज किसानों की एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। राहुल गांधी आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में पहली किसान रैली को संबोधित करेंगे, फिर गंगानगर में दूसरी किसान रैली को संबोधित करेंगे। इस बीच राहुल गांधी तेजाजी मंदिर के दर्शन भी करेंगे, जिसके बाद कल भी राहुल 2 किसान रैली करने के बाद ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। किसान रैलियों के जरिए कांग्रेस की नजर पश्चिमी यूपी
यूपी पर भी है, जहां 2022 के चुनाव में कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान की एक महिला को एक्टर सलमान खान का घोड़ा बताकर बेचने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि जोधपुर हाई कोर्ट ने पुलिस को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि ठगी का शिकार हुई इस महिला ने पिछले महीने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उसने एक आदमी पर झूठ बोलकर उससे 13 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगाया। उस महिला के मुताबिक आरोपी ने उसे यह बताकर घोड़ा बेचा था कि वो सलमान खान के मुंबई के पनवेल में मौजूद फार्म हाउस में घोड़े की देखरेख करता, जिस पर यकीन करके महिला ने उसे 1 लाख रुपए कैश और 12 लाख रुपए चेक से दिए थे। लेकिन पूरी रकम देने के बाद भी जब उसे घोड़ा नहीं मिला तो उसने पिछले साल अगस्त में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ऑफिसर को कहा है कि उसमें प्रॉपर जांच करे और स्वतंत्र और निष्पक्ष अनुसंधान करके रिपोर्ट करे। अहमदाबाद से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें प्रफुल्ल शाह नाम के कांग्रेस नेता की पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई कर दी। वहां 21 और 28 फरवरी को 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव होने हैं, जिसकी टिकट इन कार्यकर्ताओं को नहीं मिली। इसी बात पर वो प्रफुल्ल शाह से खफा हो गए और उन्होंने कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस नेता प्रफुल्ल शाह से मारपीट की, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें साफ दिखा कि कुछ लोग उनके पास पहुंचे। पहले तो उन्होंने उन्हें बातों में लगाया और इस बीच पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेरा। इससे पहले कि कांग्रेस नेता कुछ समझ पाते, उन्होंने प्रफुल्ल शाह को सरेआम पीटना शुरू किया। एक शख्स तो डंडे से मारपीट करता दिखाई दिया। उन्होंने प्रफुल्ल शाह को सड़क पर गिराकर खूब पीटा। हमला करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से प्रफुल्ल शाह बिल्कुल लाचार दिखाई दिए। कुछ देर बाद वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर दफ्तर के अंदर चले गए। हर गुजरते दिन के साथ म्यांमार में तख्ता पलट के विरोध का अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है। अब वहां थिएटर के कलाकार भी सेना की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कूद पड़े और इसके लिए उन्होंने अपनी कला का ही सहारा लिया, जिसके बाद म्यांमार के मैंडले शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर एक बार तो ऐसा लगा जैसे वहां सेना का विरोध नहीं बल्कि कोई रंगारंग कार्यक्रम चल रहा हो। कलाकार पारंपरिक लिबास में ऐसे सज धज कर सड़कों पर उतरे कि सैन्य शासन के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन में रंग भर गए। कुछ प्रदर्शनकारी तो भूतों के भेष में विरोध करते दिखे। वहीं यांगोन शहर में रोजाना सड़कों पर उतर रहे छात्रों ने भी इस बार कुछ हटके करने की कोशिश की। उन्होंने ग्रेजुएशन गाउन पहनकर शहर की सड़कों पर मार्च निकाला और सेना से चुनी हुई सरकार को सत्ता वापस करने की मांग की। यूपी के लखीमपुर खीरी से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें वन विभाग की टीम ने काफी जद्दोजहद के बाद एक तेंदुए को पकड़ लिया। बताया गया कि इस तेंदुए से बीते 2 महीने से वहां के लोग परेशान थे, जिसे वन विभाग के कुछ कर्मचारी लगातार पकड़ने की कोशिश में जुटे थे। जब उनका कोई पैतरा काम नहीं आया तो उन्होंने गन्ने के एक खेत में एक पिंजरा लगाकर छोड़ दिया, जिसमें वो सफल भी हुए। तेंदुआ आकर उस पिंजरे में कैद हो गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में यह साफ दिखा कि पकड़ में आने के बाद वो कितना खूंखार हो गया। बाद में वन विभाग की टीम ने उसे दुधवा टाइगर रिजर्व ले जाकर छोड़ दिया। कोलकाता में लेफ्ट पार्टियों के छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव करने की कोशिश की। कृषि सुधार कानूनों की वापसी समेत कई मांगों के लिए सचिवालय के घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन बैरिकेडिंग के पास पहुंचते ही प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल की भी तैनाती कर दी गई। पानी की बौछार शुरू होते ही भीड़ छटने लगी। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी वाटर कैनन के सामने भी डटे रहे। सड़क पर जमे बाकी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस वालों ने सामने जो भी कार्यकर्ता आया, पुलिस ने उस पर लाठियां चलानी शुरू कर दी। थोड़ी देर में सड़क से भीड़ तो छट गई, लेकिन लाठियां खाने के बाद जख्मी हुए कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर यहां वहां गिरे नजर आए, जिन्हें उनके साथी उठाने लगे। लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन के प्रदर्शन से निपटने के लिए पुलिस ने पहले से भारी इंतजाम किए थे। लेफ्ट स्टूडेंट यूनियन के विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोलकाता की पुलिस की तैयारी देखिए। यहाँ पर बीच रास्ते में गड्ढे बना करके इसमें खंभे लगाकर बैरिकेडिंग की जा रही है। पुलिस के लाठीचार्ज में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के जख्मी होने की खबर है। तुर्की के इस्तांबुल में चीन से भागकर आए वीगर मुसलमानों ने चीनी कॉन्सुलेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने चीन के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और वहां रह रहे अपने लापता रिश्तेदारों के बारे में जानकारी मांगी। हाथों में अपने परिजनों की तस्वीरें लेकर उन्होंने चीन पर जमकर भड़ास निकाली। पहले तो वीगर समुदाय के लोग शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉन्सुलेट से एक गाड़ी को बाहर निकलते देखा, वो उसके आगे खड़े हो गए और फिर झड़प होती दिखी। वीगर मुसलमानों पर चीन क्या क्या जुल्म ढाता है, ये किसी से छिपा नहीं है और हाल ही में उसने तुर्की के साथ प्रत्यर्पण की एक संधि पर मोहर लगाई है।
जिससे वीगर मुसलमानों में दहशत है कि कहीं उन्हें जबरन वापस चीन न भेज दिया जाए। इसी तरह मुंबई में भी कृषि सुधार कानूनों के विरोध में भीम आर्मी और आजाद समाज नाम की पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों के समर्थन में इकट्ठा हुए ये लोग वहां कलेक्टर के दफ्तर के बाहर धरना देना चाहते थे, लेकिन वहां तैनात पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सकें इसके लिए पुलिस ने वहां पहले ही बैरिकेड लगा दिए थे, लेकिन कई प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार कर आगे बढ़ने लगे, जिसके बाद उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। जो आक्रोश आपको दिख रहा है और मुंबई पुलिस की टीम भी पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो है इन लोगों को बैरिकेड्स के पीछे ही रखा जाए। कुछ देर बाद में वो लोग सड़क पर ही बैठकर धरना देने लगे। इन लोगों ने दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन किया और कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग की। ये लूटने की और लोगों को तकलीफ देने की ये साजिश चल रही है, हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। वहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा, हालांकि बाद में प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया। भारत के डर से इन दिनों पाकिस्तान शांति पाठ कर रहा है। उनके सेना प्रमुख के बाद अब पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार के भी सुर बदले नजर आए। वो भी शांतिपूर्ण तरीके से दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ाने की बात करते दिखाई दिए। खबर है कि भारत ने ऐसे के इस बयान का स्वागत किया है और इस तरह की पहल को भविष्य के लिए अच्छा बताया, लेकिन पाकिस्तान से एक के बाद एक बयान ये इमरान खान के डर को साबित करने के लिए काफी है। पाकिस्तान कश्मीर मसले पर शांतिपूर्ण बातचीत चाहता है, इसके लिए वो आतंकवाद पर कार्रवाई का भी दावा कर रहा है। पाकिस्तान सरकार में डर इतना है कि हर एक गलत बयानी से खुद को बचा ही रहा है और भारत से सिर्फ शांति की बात करते दिख रहे हैं। At the end of the day, what do we stand for? Peace and moving forward. Our Prime Minister said when he came into office, if India takes one step, we will take two towards peace. भारतीय रेलवे ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे ने देश भर में 84 जगहों पर अपनी खाली पड़ी जमीन को 45 साल के लिए लीज पर देने की योजना बनाई है। इससे न सिर्फ बेकार पड़ी जमीन से कमाई का रास्ता खुलेगा, बल्कि जमीन पर अतिक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा। यही नहीं, रेलवे ने राजस्थान के सवाई माधोपुर और चेन्नई में खाली पड़ी जमीन के लिए टेंडर भी जारी कर दिए, जहां पर निजी कंपनियों की मदद से होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल जैसी चीजें तैयार की जाएंगी। खबर यह भी है कि निजी साझेदारी की मदद से 123 रेलवे स्टेशनों को भी नए तरीके से तैयार किया जा रहा है। रेलवे ने जो योजना बनाई है उसके मुताबिक अपनी ज़मीन को निजी हाथों में लीज पर देकर भारतीय रेल न केवल अपनी कमाई बढ़ाने जा रहा है, बल्कि इससे उसकी ज़मीन भी सुरक्षित रह पाएगी। यूपी के कासगंज कांड पर बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने पुलिस वालों के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार चलने का दावा किया है। सुरेंद्र सिंह का दावा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भर्ती हुए पुलिस वाले बीजेपी को बदनाम करने के लिए साजिश कर रहे हैं। कासगंज में शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई थी, जबकि एक दारोगा गंभीर रूप से घायल हैं। जो भी ये सब घटनाएं हुई, शराब का, कच्चा शराब का तो धंधा पुलिस के संरक्षण में चल रहा है और कर्मचारी और कुछ अधिकारी हमारी सरकार को, पुलिस में तो अधिकांश जो है सपा के राज्य के कांस्टेबल भर्ती हैं और हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से ऐसा सब संरक्षण देकर काम करा रहे हैं। लोभी स्वभाव है और मैं दुख के साथ कह सकता हूँ, दूसरे क्या बात करते हैं। मैं तो बलिया के रेवती का, भाखर का स्वयं कह रहा हूँ, मैं कोई भी ऐसा पुलिस का अधिकारी नहीं है ऊपर से नीचे तक जिसको मैं लिखित नहीं दिया। अमेरिका के अटलांटा में एक डोनट के स्टोर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये स्टोर काफी बड़ा था और एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बना था, जिसमें आग लगते ही आसपास की इमारतों के भी चपेट में आने का खतरा मंडराने लगा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें स्टोर का एक हिस्सा भीषण लपटों में घिरा नजर आया और दमकल हाइड्रोलिक क्रेन से उसके जल रहे हिस्सों पर पानी की बौछार करती दिखी। हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर ही स्टोर को हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। आग लगने के बाद उसके बाहर के हिस्से का बस ढांचा बच गया, जबकि अंदर रखा सामान राख का ढेर बन गया। हालांकि यह हादसा रात के वक्त हुआ और इसलिए उसमें किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यूपी के फिरोजाबाद के पास एक्सप्रेसवे पर एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। यह हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ और कोयला भरा होने की वजह से पूरा ट्रक कुछ ही पलों में पूरी तरह आग में घिर गया। सामने आई तस्वीरों में उसके तेज लपटे और धुआं उठता उससे दिखाई दिया। हालांकि वहां मौजूद दमकल कर्मी पानी की बौछार कर आग बुझाने में जुटे दिखाई दिए। कुछ घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई। आग लगते ही ड्राइवर और क्लीनर ट्रक से कूद गए, जिसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।
पटना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों ने धांधली रोकने समेत कई मांगों पर जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए ये लोग बैनर, पोस्टर और नारे लिखी तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए, जिन्हें पुलिस के जवानों ने बीच रास्ते में बैरिकेड लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग विरोध जताने के लिए सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए ताकि हालात बिगड़ने पर उन्हें संभाला जा सके। इस दौरान पुलिस ने लाउडस्पीकर की मदद से प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करने की भी अपील की। जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर आए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ धरना स्थल नहीं है, सारे सड़क को खाली कर दें। लेकिन इस अपील का उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो सड़क पर ही डटे रहे। अधिकारी काफी देर तक इन प्रदर्शनकारियों को समझाते रहे, लेकिन लाख समझाने के बाद भी उनका प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। लोकसभा में हम दो हमारे दो के जुमले के साथ राहुल ने सरकार पर निशाना साधा तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। चर्चा के बाद गिरिराज सिंह ने सदन के बाहर राहुल के बजट पर कुछ न बोलने पर सवाल उठाए, क्योंकि लोकसभा में चर्चा बजट पर हो रही थी, लेकिन राहुल किसानों के कंधे पर बंदूक रख सरकार को घेरने में लगे थे। राहुल ये भी भूल गए कि हम दो हमारे दो योजना उनकी दादी ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए लाई थी और अब सरकार को घेरने में राहुल ने उसका ही मजाक बना दिया। राहुल गांधी एक रामायण की पंक्ति है, अपने दिल से जान पराए दिल का हाल। एक है ये पंक्ति। आज लोकसभा के अंदर जो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया कि दो हम हमारे दो, ये आप बीती कहा, माँ बेटे और बहन बहनोई, यही हम दो हमारो दो, यही चलाए उन्होंने सरकार को। और हाउस के अंदर शायद ऐसा उनका बर्ताव रहा